हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी संकल्प ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त जानकारी आपके साथ में यहां पर हम साझा करेंगे और बहुत सारे विद्यार्थी जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं और यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हम लोग जानते हैं कंडक्ट होता है। और तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो यूपीपीसीएस यानी कि अपर सबऑर्डिनेट को लेकर के बात करेंगे और कुछ अन्य एग्ज़ाम की भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं, चूँकि वो भी आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित कराया जाता है जिसमें आरओ के एग्ज़ाम की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। 23 तो यार देखो गया, ठीक है ना। अब यूपीपीसीएस 2024 में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो अभी से आपने मन बनाया होगा, मस्तिष्क बनाया होगा, किताबें इकट्ठी कर ली होंगी, नोट्स ले लिए होंगे, कुछ लोगों ने कोचिंग में एडमिशन ले लिया होगा, कुछ लोगों ने ऑनलाइन कोर्स भी ख़रीद लिया होगा, परचेज कर लिया होगा, कुछ लोग जो हैं वो अभी भी ऊहापोह की स्थिति में ज़रूर होंगे। तो एक रणनीति मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि जब भी कोई विद्यार्थी तैयारी करना शुरू करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि यार मैं जो हूँ वो कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ूँ। पता चला कि कोई एसडीएम बन गया था, कोई डीएसपी बन गया था, कोई नायब तहसीलदार बना था, कोई जो हमारे रिश्तेदारी में दोस्ती में हमारे दोस्त के दोस्त, इस तरीके से हम लोग सर्च करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि सर कैसे क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, या बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन भी सर्च करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब उसमें भी बड़ा भटकाव हो जाता है। तो ये भटकाव जो है ना सोर्सेस को लेकर के, सिलेबस चूँकि अभी यूपीपीसीएस ने अपना मॉडिफाई सिलेबस भी किया है, तो उस सारे के सारे नए सिलेबस के अंतर्गत हम लोग आज के सेशन में बहुत बातचीत करने वाले हैं विद्यार्थियों में, खासकर मेंस एग्ज़ाम्स को लेकर के। GS 5 और 6 वाला जो पेपर है यानी कि GS 5 और 6 वाला, तो उसमें बड़े सिलेबस में कोई बुक नहीं किसी को मिल रही है, कोई कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो इन सारे पहलुओं के ऊपर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखो भाई, बहुत मैं एक बात कहूँगा और वो बात ये है कि तैयारी आप शुरू कर रहे हैं, एक बात से बच के रहना है बस। एक बात मैं एकदम आपसे कहूँगा, वो मैं ये कहूँगा, सीमित स्रोत, असीमित रिवीजन, बस ये आपका सक्सेस की है। अब होता क्या है ना कि बड़ा लालच होता है पढ़ने का। जब भी तैयारी कोई विद्यार्थी, खासकर चाहे यूपीएससी की तैयारी करे या कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी शुरू करता है विद्यार्थी, तो बड़ा लालच होता है। या राम हमारा दोस्त है, वो तो ये किताब पढ़ रहा है यार, मेरे पास नहीं। अरे भैया, राम के पास जो किताब है और आपके पास जो किताब है उसमें अंतर है, लेकिन मटेरियल मसाला घुमा फिरा के वही है, एक ही विषय का किताब है। अब राम के पास 10 किताब है, आपके पास एक ही किताब है, तो कोई ज़रूरी नहीं राम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो। समझ रहे हैं ना, मेंस में क्या होना है क्या नहीं होना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि चूँकि मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ यूपीपीसीएस 2024 को लेकर के, तो हमारा पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले प्रीलिम्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर मेंस के ऊपर आएंगे। तो देखो भाई, ज़्यादा पढ़ने से बहुत बचना है, सीमित स्रोत होने चाहिए और रिवीजन। भले आपने एक पेज पढ़ा, उस एक पेज का रिवीजन जरूर होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लिया, 2 बार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 पेज पढ़ डाले हैं, रिवीजन कुछ नहीं, उमार 50 किताबों से पढ़ डाले हैं। पता चला कि उनका वर्ल्ड हिस्ट्री में है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमारे वो ले आए, जैन माथुर की मोटी किताब भी ले आए। उन्होंने कहा कि जो है वो लाल बहादुर वर्मा की किताब भी पढ़ लो, डिफरेंट हमारे नोट्स भी ले आए, बहुत सारे पढ़े जा रहे हैं। अरे भैया, वही सब घुमा फिरा के लिखा है। आपको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करोगे, क्या होना चाहिए किसी भी आंसर में, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में पूरी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन
सबसे पहले देखो ये बात जो है ना, ये आपकी ये बड़ी ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, प्री और मेंस दोनों के स्तर पर ये आप लोग याद रखिएगा। लिमिटेड सोर्सेज, अनलिमिटेड रिवीजन, ठीक, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सबसे पहले प्री एग्ज़ाम को लेकर के, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब प्री एग्ज़ाम बहुत बड़ा चैलेंज होता है, यूपीएससी में भी होता है, यूपीपीसीएस में भी होता है, क्योंकि अब यूपीपीसीएस भी आसान नहीं रहा बहुत। जो भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं बड़े दिग्गज हैं, और कहीं ना कहीं अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़रूर लगा रहे हैं, चाहे वो किसी ऑनलाइन कोचिंग में हो या वो ऑफलाइन कोचिंग में हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़रूर लगा रहे हैं। उन्हीं लोगों का हो रहा है। वे कहावत नहीं, दिखावे मत जाओ अपनी अकल लगाओ, तो वो कहीं ना कहीं अपनी अकल ज़रूर बढ़िया से स्ट्रेटेजिक रणनीतिबद्ध तरीके से वहाँ पर ज़रूर वो अपनी पढ़ाई में ज़रूर एक आयाम के रूप में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई, प्री एग्ज़ाम यार कहा जाता है कि मेंस दिया हुआ व्यक्ति, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ व्यक्ति भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम फेल कर जाता है। यूपीपीसीएस में भी ऐसा कम होता है, लेकिन होने को हो सकता है, होता भी है लोगों के साथ। तो देखो भाई, दो पेपर हैं, ठीक है, प्री में। एक हम लोग कहते हैं यार GS 1 हो गया और एक GS 2 हो गया। ठीक है, अब ये जो पेपर है ये हम लोग कह देते हैं ना सामान्य अध्ययन प्रथम, ये मेन पेपर है आपका। इसी में आपको अंक लाने हैं, इसी से मेरिट बनेगी। और ये जो है GS 2 वाला, ये आपका CSET है, यानी कि केवल इसको आपको क्वालिफाई करना है। केवल आपके 33% अंक आने चाहिए, यानी कि 200 मार्क्स का होता है लगभग, ये 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का है ये CSET वाला। तो लगभग 67 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आप मान के चलो यार 80 का टारगेट बनाओ, 80 हो जाए हमारे, बाकी क्या लेना यार, इसमें चाहे तुम 150 नंबर ले आओ, कोई मतलब थोड़ी है उसका। जो जीरो है वो तो बस क्वालिफाई कर गए आप। हालांकि इस बार बड़ा एक विद्यार्थियों के सामने एक बहुत दिक्कत आई थी इस पेपर को लेकर के कि CSET में भी लोग कह रहे बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो वो एक अलग बात है। हालांकि एक स्तर जो है वो हमेशा कमीशन कम ज़्यादा करता रहता है, प्लस माइनस, वो एक अलग चीज़ मामला हो गया। लेकिन ये आपका मेरिट बनाएगा 150 क्वेश्चन के, ये आपका मेरिट बनाने वाला है। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान देना है। ये जो आपका मेरिट बनाएगा GS 1, इसमें आपके हिस्ट्री भी होगी, इसमें आपकी पॉलिटी भी होगी, इसमें आपकी जियोग्राफी भी होगी, इसमें आपका साइंस भी होगी, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी होगा, इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी होगा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे। और करंट अफेयर्स आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। यानी कि लगभग कह सकते हो हर एक विषय इसमें पूछा जाता है। एक पार्ट मैं ये भी शामिल कर लेता हूँ जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीके, जो प्योर जीके वाला होता है ना, हाउ व्हाट एंड वाई वाला, वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो हाउ व्हाट एंड वाई, ठीक है ना, ये भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जो लूसेंट टूसेंट जो विद्यार्थी, हालांकि यूपीपीसीएस वाला बच्चा भी लूसेंट पढ़ता जरूर है, पीछे जो उसमें बहुत सारे प्योर जीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको विद्यार्थी जरूर पढ़ते हैं। तो यहाँ से भी आपको 4-5 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल के आसपास मिल जाते हैं, जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, इसको देखो केवल क्वालिफाइंग नेचर में है, तो इसको मैं गोले में कर दे रहा हूँ, क्वालिफाइंग है। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान देना, 33% हर हालत में लाना है। अगर 33% नहीं लाओगे तो यहाँ चाहे कितना करो कुछ नहीं। तो उसका भी ध्यान देना है कि हमारी इतनी काबिलियत हो CSET में, इतना हम अच्छा कर लें CSET में। पैराग्राफ्स हैं, प्रेसेस है, चाहे हिंदी वाले हैं चाहे इंग्लिश वाले हैं, या वहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं, रीजनल सर्सन है, इंटरपर्सनल स्किल है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूर प्रीवियस पेपर सॉल्व करो यार। जितना प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे उतनी आपकी इसमें नज़र
परख बनेगी, चाहे वो रीजनिंग लगाओ, चाहे वो मैथ लगाओ, चाहे वो आपको इंटरपर्सनल स्किल सॉल्व करो, चाहे वो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर प्रीवियस पेपर और थोड़े से आपने किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह से भी इसमें सपोर्ट लिया तो आपको इजी वे में 80, 85, 90 आपके अंक आ जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, क्लियर है। अब ये एक बड़ा कैनवस हो जाता है, तो देखो यार बड़ा कैनवस तो हो जाता है, लेकिन आपको सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगाओ। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक को कमीशन जो है वो हाईलाइट कर रहा है, और ख़ासकर 15 साल में जो रिसेंट 5 साल हैं उन पर बहुत फोकस करना है, उन पर बहुत फोकस करना, रिसेंट 5 साल वालों पर। जब आप ये फोकस करेंगे तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे 15 साल के पूरे, चाहे रिसेंट 5 साल वाले, तो आपको एक बात करना है, 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों से कम मिनिमम आप 4 क्वेश्चन जरूर वहां पर तैयार करें। और कोशिश ये करिए कि जो भी आप सॉल्व पेपर ले रहे हैं, चाहे अरिहंत का लें, चाहे कोई भी ले, मोस्टली विद्यार्थी अरिहंत का लेते हैं, तो जो भी पढ़ते हैं आप लोग सॉल्व पेपर, वो सॉल्व पेपर जब भी आप लेते हैं तो उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए पॉइंट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पहले एक गाइड चलती थी अग्निहोत्री, वीके अग्निहोत्री की, और एक रेड्डी की इतिहास में, खासकर जब ऑप्शनल होता था तो बड़ी कारगर गाइड मानी जाती थी। रेड्डी वाली, यूपीएससी वाले लोग रेड्डी फॉलो करते थे, के कृष्णामाचारी रेड्डी उनका नाम था, और वीके अग्निहोत्री वाली जो है वो यूपीपीसीएस वाले लोग फॉलो करते, तो बड़े क्वेश्चन फंसते भी थे। अब चूंकि है नहीं ऑप्शनल तो जीएस है, तो जीएस में आपको ये खूब पेपर सॉल्व करने हैं, जितने सॉल्व करोगे एक स्पाइरल में पूरा रिम स्पाइरल करा लीजिए, और पॉइंट्स फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए पूछ दिया गया, एक क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति अग्नि कुल से नहीं हुई है या अग्निकुंड से नहीं उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन दे दिया है, प्रतिहार दे दिया है, परमार दे दिया है, और चालुक्य दे दिया है, और गहड़वाल दे दिया है। ठीक है, तो उत्तर वहाँ पर सीधे दे दिया, गहड़वाल जो है वो नहीं अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, अग्निकुल से उत्पत्ति नहीं हुई मान लेते हैं। तो हमको जब हम ये लिखेंगे तो हमारे पास, अब आपको उत्तर तो याद हो गया, लेकिन वहाँ पर ये याद रखना है कि प्रतिहार भी है, परमार भी है, चहमान भी है, और चालुक्य भी है। क्योंकि नीचे आप देखोगे बॉक्स में डिटेल लिखी होगी। जब भी कोई प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ता है तो आपने देखा होगा बॉक्स में नीचे डिटेल लिखी होती, जो क्वेश्चन है ऊपर, नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, और उस आंसर के साइड में ही आपके एक बॉक्स में डिटेल लिखी हुई है। तो उस डिटेल से भी पॉइंट बना करके, और उस क्वेश्चन को भी पॉइंट बना करके अगर आप ऐसा करते हैं तो लगभग 15 साल में आपको मिनिमम 700-800 क्वेश्चन आपके पास में कलेक्शन हो जाएगा। वो आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले खूब पढ़ना है, जितना पढ़ना है पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, एक तो ये ओवरऑल बातचीत हो गई। ठीक, दूसरी बात, बहुत सारी बुक्स हैं। देखो, इतिहास में मैं कोई मोटी किताब नहीं बताने वाला हूँ, प्रीलिम्स के लिए तो नहीं बताऊँगा, लेकिन समझ के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। 11 और 12 वाली, रामशरण शर्मा वाली, जो एक तो 9, 10th वाली आती है, और एक 11, 12 वाली, ये दोनों आप पढ़ लीजिए। 9 से लेकर के 12 तक ये एनसीईआरटी इतिहास की पढ़ लीजिए, तो एक समझ डेवलप हो जाएगी आपकी, जिसमें एंशिएंट इंडिया होगा और आपका मेडाइवल और मॉडर्न इंडिया आपको मिल जाएगा। ये आपको याद रखना है इतिहास के लिए खासकर। ठीक, और बाकी आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ जो आपको प्रीलिम्स में निश्चित रूप से हेल्प करेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे आपसे केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ लो, झा श्रीमाली की किताब पढ़ लो, एएल वासम अद्भुत भारत पढ़ लो, रोमिला थापर की किताब पढ़ लो, दुनिया भर की, हमने कहा थपलियाल की वैदिक एज पढ़ लो, डॉक्टर अंशुमान सर की हड़प्पा सभ्यता की किताब पढ़ लो। ये सब बड़ी कुछ फेमस बुक्स हैं जो मेंस के लिए
बहुत विद्यार्थी अलग अलग टॉपिक्स की किताब चलती है। जैसे अंशुमान साहब की किताब है, डॉक्टर अंशुमान द्विवेदी, तो उनकी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक पतली सी किताब निकालते हैं, वैदिक एज की थपलियाल की किताब है। ये सब बड़ी कारगर किताबें हैं यार। जब आप देखोगे मार्केट में लेकर, आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये तो कहीं एनसीईआरटी मिला नहीं। तो मेंस में वो बड़ा रिलीवेंट रहता है। जब विद्यार्थी वो फैक्ट्स और एनालिसिस जब अपने आंसर में देता है तो कहीं ना कहीं अलग प्रभावशाली उत्तर होता है। यही स्किल है आंसर का लिखने का। ठीक है, तो ये 2 काम आपको करना है, मैंने पहले ही बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, एनसीईआरटी आपको समझ जाएगी और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। और अगर इससे भी अधिक पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा चाह है, ठीक, मैं तो ये कहूँगा चाह ज़्यादा मत रखना, क्योंकि विषय बहुत सारे आपको पढ़ने हैं, नहीं तो सब मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न भी होता है। तो दूसरी चीज़ आपको क्या करना, कोई भी कोर्स ऑनलाइन पढ़ रहे हो या कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अपने नोट्स पढ़ो बस। चाहे ऑनलाइन का चाहे ऑफलाइन का, जो भी पढ़ रहे हो, जहां आपने एडमिशन लिया है, चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में। ठीक है, इतिहास के लिए हो गया। पॉलिटी में अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटी में यार आप लोग क्या करना है, लक्ष्मीकांत साहब की किताब बेस्ट है। डी बसु मत पढ़ना, बीके शर्मा की किताब मत पढ़ना, नहीं तो उसकी भाषा शैली समझने में ही, क्योंकि डी बसु का डॉक्टर बीके शर्मा साहब ने ट्रांसलेशन तरीके ही एक किताब है, तो वो दोनों किताबें मत पढ़िए। प्रीलिम्स के लिए तो एकदम नहीं पढ़िए। लक्ष्मीकांत साहब की किताब पढ़िए, लक्ष्मीकांत साहब की किताब पढ़िए, और साथ में पॉलिटी का वेयर एक्ट जरूर रखिए। जब वेयर एक्ट रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन, या कहीं पर कुछ फंस रहे हो, इम्पीचमेंट के बारे में देखना है, ऑर्डिनेंस स्पेसिफिक क्या होता है, 123 में हमको देखना है, तो वेयर एक्ट में बड़ा बढ़िया करके समझाया गया है। लक्ष्मीकांत साहब ने भी बढ़िया करके समझाया है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बस ये 2 चीज़ें करना है आपको। लक्ष्मीकांत साहब की किताब पढ़नी है पॉलिटी के लिए, और अपनी कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। जियोग्राफी में 2 पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट हो जाता है इंडियन जियोग्राफी, दूसरा पार्ट हो जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी। अब इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी में एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इंडियन जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी में आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन है वो दोनों में आते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक किताब मैप वाली ले लो, और मैं एक किताब सजेस्ट करूँगा जो है डॉक्टर सिद्धार्था साहब की ज्योग्राफी की किताब है, थ्रू ज्योग्राफी थ्रू द मैप। वो किताब आप ले लीजिए, वो आपको निश्चित रूप से बहुत हेल्प करेगी। ये आपका मैप में जब कमांड हो जाएगा इस किताब से, वो मैप अपने कमरे में ज़रूर लगाइए। एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल, एक वर्ल्ड का फिजिकल, एक इंडिया का पॉलिटिकल, एक इंडिया का फिजिकल। जब आप अपने रूम में जहाँ पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी रूम है, वहाँ चिपका देंगे दीवार पर, और फिर डिटेल पढ़ेंगे, उसमें देखते जाएंगे, उसमें भी हाईलाइट करो। एटलस है, एटलस में भी हाईलाइट करो। अगर ये आपने थ्रू द मैप वाली किताब ली है सिद्धार्थ साहब की, तो ये भी आप लोग वहाँ पर देखेंगे। तो इनसे आपको बहुत ज्योग्राफी में पकड़ साबित होने वाली है। दूसरी चीज़ एनसीईआरटी, ठीक है, ये बस आप 2 चीज़ें करना है आप लोगों को। और एक किताब और मैं बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए, बहुत बेहतर किताब है, महेश वर्णवाल साहब की। ये किताब भैया जरूर पढ़ना प्रीलिम्स वाले तो खासकर, ठीक है। ये ज्योग्राफी के लिए हुआ, तो ज्योग्राफी के लिए आपको 2-3 चीज़ें मैंने बता दी। एक तो मैप वाला बता दिया कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी बता दी, और महेश वर्णवाल साहब की किताब बता दी। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आपको हेल्प करेंगे ही, कहाँ से क्या कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। सबसे बेहतर है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आपको देखना है, ठीक है। साइंस की बात करें तो साइंस में यार बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चूंकि टेक्नोलॉजी के वाले पार्ट के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो मेंस का पार्ट हो जाता है, खासकर जो स्पेसिफिक सिलेबस नया वाला है उसके अनुसार। तो साइंस में जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। इसमें थोड़ा सा आप सेलेक्टिव हो सकते हो। सेलेक्टिव कैसे हो सकते हो, फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पर बहुत पैनी नज़र होनी चाहिए। लाइट है, हीट है, साउंड है, न्यूटन्स के लॉ हैं, ये कुछ चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वेट मेजरमेंट यूनिट है, ये कुछ चैप्टर जो हैं
वो आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ चुनिंदा, बहुत चुनिंदा हो सकते हो, सेलेक्टिव हो सकते हो केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में सिलेक्टिव कैसे होना है, आपको एसिड, बेस, साल्ट, अम्ल, क्षार, लवण और उनके उपयोग, यहाँ से एक सवाल जरूर मिलता है। पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन मिलने की गुंजाइश रहती है। गैसेस कौन सी भैया, एसिटिलीन है, एथिलीन है, कहाँ पर कौन सी गैस में कच्चे फलों को पकाने में होता ना कि कौन सी गैस काम आती है, बायोगैस में जो है वो कौन सी गैस होती है, मस्टर्ड गैस में कौन कौन से अवयव होते हैं, वाटर गैस में कौन कौन से अवयव होते हैं। इस तरीके से मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है फार्मूला क्या है, इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, या जैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया तो विशाखापट्टनम में जो गैस जो रिलीज़ हुई थी, जो उसे थोड़ा कंट्रोल कर लिया गया था, नहीं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे हो जाता, तो वो गैस कौन सी थी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको सेलेक्टिव यहाँ पर हो सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, लेकिन बायो में सेलेक्टिव नहीं होना है, खासकर बायो में। बायो में जूलॉजी वाले पार्ट में एकदम नहीं। जूलॉजी में देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेशन सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, या वो आपका चाहे जो शुरुआत में जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि जूलॉजी में, तो कुछ चैप्टर्स जो ऐसे हैं जहाँ से हमेशा सवाल आते ही आते हैं। चाहे वो जैसे डाइजेशन सिस्टम पढ़ा, तो डाइजेशन सिस्टम में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग कह देते हैं यार दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जैसे कहा, तो यहाँ पर आपको एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले एक अलग चैप्टर मिल जाता है। वहाँ पर हमको बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में चर्चा पड़े थी, ग्लैंड्स पढ़ी हैं तो हमारे हार्मोन और एंजाइम भी उनसे लिंक करके सवाल बनेंगे। तो कुछ बड़े चैप्टर जो हैं साइंस में, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। और इस बात को बड़ा ध्यान देना है, जो मैंने बड़े बड़े अभी मैंने नाम लिए हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो आपका डाइजेशन सिस्टम हो, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम हो, ठीक है, ये सब के सब जो बड़े बड़े टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसको बिल्कुल बहुत ध्यान देना है, ये आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना है आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आप लोग एनसीईआरटी पहले बताओ भाई, एनसीईआरटी पढ़ लेना। केमिस्ट्री में यूनिक या स्पेक्ट्रम का पार्ट जो है बहुत करीब 25-30 पेज है, उसको पढ़ लोगे बहुत बढ़िया है। इसमें भी यूनिक अगर स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे फिजिक्स में तो बहुत बढ़िया करके दिया हुआ है सिविल सर्विसेज के हिसाब से, तो बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर दिल्ली वाली, इलाहाबाद वाली, कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इलाहाबाद वाली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, बायो में भी आपको ये यूनिक और स्पेक्ट्रम वाले पार्ट जरूर जोड़ करने देने हैं, और प्लस बायो में खासकर एनसीईआरटी को जरूर वेटेज देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। बॉटनी में भी देखो, मैंने जूलॉजी की बात की, बॉटनी में भी बहुत सेलेक्टिव होना है। बॉटनी अगर आप पढ़ने का बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, पहले देखो क्वेश्चन आप देखो ना के बराबर आएंगे बॉटनी में, लेकिन अगर आ रहे हैं 5 साल में 1-2 क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप वहाँ पर देखोगे तो आपको जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंट 5 ईयर्स में, प्रीवियस पेपर ये बता रहा होगा आपको, तो वहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स को हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप स्पेक्ट्रम और यूनिक का सहारा ले सकते हो, प्लस आप एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हो, याद रखना। और बाकी देखो नोट्स सभी में आपके चलेंगे। मैंने जितने भी विषय का मैं चर्चा कर रहा हूँ, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सभी में जहाँ पर आपने ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जहाँ पर एडमिशन लिया है, वहाँ के नोट्स ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो प्लस नोट्स आपके सभी में ऐड रहेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको एक चीज़ बड़ी ध्यान देनी है यार। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी कम से कम 1048 किताबें आ रही हैं, लोग छाप रहे हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी अपने पब्लिकेशन हाउस से छाप रहे हैं। तुम किसी का मत पढ़ो, मैं तो यही कहूँगा। आपको क्या करना है, जो फाउंडर है,
सभी लोग जो बनाते हैं ना मटेरियल, वो सब उनके यहाँ जब किताबें छपती हैं वो सब रखा रहता है। आप देखो, मैंने 20 बार देखा कि उनके यहाँ जो है वो क्रॉनिकल भी रखी है, प्रतियोगिता दर्पण भी रखी है, सिविल सर्विसेज टाइम्स भी रखी है, उसके बाद में दुनिया भर का 20 किताबें रखी हैं और उन्हीं से छप रहा है मामला। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, एक तो न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर भी अब यार 2 तरीके के हैं। पैसा का है, ज़्यादा खर्च करोगे, आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में ऑनलाइन अपना सब्सक्रिप्शन ले लो, एक न्यूज़पेपर का कोई भी ले लो। हिंदी पढ़ना चाह रहे हो हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो इंग्लिश, कोई ज़रूरी नहीं हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश वाला पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, समझ आया जाएगा यार। समझ रहे ना मेरी बात। इंग्लिश मीडियम वाले भी कोई ज़रूरी नहीं हिंदी पढ़ने की कोशिश करो, हालांकि उनको हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परफेक्शन एक होता है, समझने में अच्छा होता है, भाषा शैली होती है, एक शब्दकोश होता है, इंग्लिश हिंदी का अपना अलग अलग शब्दकोश है, तो वो आपको हेल्प करेगा, आपकी समझ डेवलप करेगा। तो ये न्यूज़पेपर हो गया आपको, ठीक। चाहे आप ऑफलाइन मंगाते हो, घर पे आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन एक ले करके आप उससे पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, अब इसमें फालतू न्यूज़ नहीं, लोकल वाला पेज ऐसे काट दो, उसको हटा दो, बढ़ा दो, उसको स्किप कर दो। नेशनल इंटरनेशनल वाला पेपर जो पेज है अखबार में वो ज़रूर पढ़ना है, स्पोर्ट्स वाला पेज ज़रूर पढ़ना है। फ्रंट की लाइंस और फ्रंट के आपने देखा होगा पेज में साइड में कॉलम रहता है, और उस कॉलम में लिखा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर गए, उनको आज वहाँ पर फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, और नीचे दिया गया है इसका डिटेल इतने नंबर पेज पे, तो खट से वहाँ पर डिटेल देखो। ये पहला काम होना चाहिए। स्पोर्ट्स वाला पेज मैंने बता दिया, इंटरनेशनल नेशनल वाला पेज मैंने बता दिया, ठीक है ना, याद रहेगा। और एक तीसरा अर्थशास्त्र वाला पेज हर एक अखबार में होता है, उस इकोनॉमिक्स वाले पेज को जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको करंट अफेयर्स में बहुत हेल्प देगा। ऑनलाइन आप जिसका पढ़ो, जिसका अच्छा लगे यार उसका पढ़ो। बस जो मैंने पहली स्लाइड में बातचीत कही, क्या कहा मैंने, सीमित स्रोत असीमित रिवीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए उल्टा कर दो तुम, तो दिक्कत है, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो मालूम है पढ़ते रहोगे, रिवीजन कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, प्रतियोगिता दर्पण अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई और पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी पढ़ो। फिलहाल जिससे पढ़ रहे हो आप उसका नोट्स जो है वो बढ़िया से बनाओ, आप उसका जो नोट्स है वो बढ़िया से बनाओ। और एक जब भी जैसे मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण जब वो 10 से 12 तारीख के बीच में आ गई आपकी, तो आप उसको 15 दिन पढ़िए, 25 तक पढ़िए आपने, तो 25 तक जब आप पढ़ोगे, पढ़ करके उसका नोट्स बना लीजिए अपने स्पाइरल पे, ठीक है। फिर आपको 10-12 दिन का समय मिला गया, रिवीजन करो उसमें उसको, फिर आपका अगले महीने का जाएगी, उसके साथ भी यही करो, नोट्स बनाओ, फिर आएगी अगले महीने, 10-12 दिन का समय मिल गया ना अगली आने में, रिवीजन करो। ऐसी आपके पास अगर 1 साल के प्रतियोगिता दर्पण का कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब कैसे, आपने क्रक्स जो A4 पर नोट किए हैं, आपने स्पाइरल की कॉपी में नोट किए हैं, वो बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप देखिएगा करंट अफेयर्स में आप औरों से बहुत बेहतर करेंगे, और बाकी आपकी कोचिंग वगैरह का हेल्प करेगा, ये करंट अफेयर्स का डिस्कशन होता ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी यार बड़ा सीमित होना है। इकोनॉमिक्स चूँकि एक बड़ा पार्ट है, अब बड़ा पार्ट है तो इकोनॉमी में 2-3 चीज़ें आपको इकोनॉमी में याद रखना है। एक तो करंट इकोनॉमी ज़रूर पढ़िए, करंट इकोनॉमी के अगर कोई भी मामला चल रहा है, कुछ भी है, तो ज़रूर पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा दत्त सुंदरम की किताब पढ़ लो, मैं ये नहीं कहूँगा एहसन लाल की किताब पढ़ लो, कभी भी नहीं कहूँगा मैं। केवल आपको करंट इकोनॉमिक्स पर फोकस करना है, आपके NCERT से समझ बनेगी, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्लस आपके कोचिंग के नोट्स, बस इतना इकोनॉमिक्स में आपको करना है, इकोनॉमी में याद रखना है। और बाकी ये जो स्ट्रेटेजी का वाला पार्ट मैंने बताया है, ये आपके लिए है, लूसेंट का भी सहारा ले सकते हो जो पीछे दिए गए हैं। और बाकी अगर आप के पास क्रॉनिकल ईयर बुक है या मनोरमा ईयर बुक है, उससे भी खासकर जो उसमें बॉक्सेस में जो जीके के पॉइंट दिए गए, जैसे भारत रत्न है, नोबेल प्राइज़ है, ज्ञानपीठ सम्मान है, आर्मी के बारे में है, सर्वोच्च पद कौन सा है, हायरार्की क्या है, नेवी के बारे में हायरार्की क्या है, एयरफोर्स के बारे में हायरार्की क्या है,
बहुत सारे अवार्ड्स हैं, कलिंग अवार्ड है, धन्वंतरी अवार्ड है, CK नायडू ट्रॉफी, ये सब जो हैं ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपको वहाँ पर हेल्प कर सकता है। मैंने 3 नाम लिए, मनोरमा ईयर बुक, क्रॉनिकल ईयर बुक, लूसेंट। कोई एक पढ़ो, तीनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इतना अगर आप करते हो, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्लस आपके कोचिंग के नोट्स हैं, तो गारंटी के साथ आप 95 से 100 के बीच में रहोगे क्वेश्चन बोर्ड में। मैंने इस बार जब एनालिसिस किया था, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप गलत बता रहे हैं, मैंने उस समय कह दिया था 90 प्लस जाएगी मेरिट, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने नेगेटिव कमेंट किए थे, मुझे याद है। अब वही विद्यार्थी जो हैं वो कुछ लोग व्हाट्सएप करते हैं सर आप सही बोले थे। अरे भैया सीट 254 है तो कहाँ से होगा यार, 4400 कितना, 4400 के आसपास रिजल्ट आया था ना, तो उतना कम रिजल्ट आया तो कैसे होगा। अब वो समय गया यार। देखो बड़े जो यूथ लोग आ रहे हैं तैयारी करने, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा टेक्निकल तरीके से पढ़ रहे हैं, रणनीति ज़्यादा अपना रहे हैं। तो आपकी फाइट उन लोगों से है, हर साल एक नई खेप आती है। प्रीलिम्स पास कर लिया, बढ़िया से 95-100 का टारगेट रखो, 100 क्वेश्चन का टारगेट रखो। मैं 95-100 का भी नहीं कहूँगा, 100 क्वेश्चन का टारगेट रखो। हमारे काट पीट के माइनस मार्किंग हटा के हमारे 100 आए 150 में, कोई माई का लाल आपका रोकेगा नहीं। समझ गया मेरी बात। 100 में तो होने ही है यार, 100 क्वेश्चन होंगे काट पीट के माइनस मार्किंग हटा के, तो आपका हो जाएगा। बाकी इसमें अपना CSET में आप इजी वे में कर सकते हो और पास करके आ जाओगे किसमें, मेंस में। अब मेंस में आ गए, बच्चे के सामने बड़ा एक दुविधा है कि यार कितना पढ़ें कितना छोड़ें। अरे भैया सर 8 पेपर हो रहे हैं, क्या करें, हाथ पैर फूल गए। कुछ लोगों ने केवल प्री की तैयारी की थी, तो इसलिए प्री की तैयारी से मत स्टार्ट करना, तैयारी मेंस से स्टार्ट करना। और प्रीलिम्स के लिए 8 महीने 10 महीने 1 साल तक अपना रिजर्व रख सकते हो। मैं यही कहता हूँ, जिनको ज़्यादा डर लगता है प्रीलिम्स से वो 1 साल तक रख सकते हैं, 8 महीने रख सकते हैं। जिनको कम डर लगता है प्रीलिम्स से वो 6 महीने कर सकते हैं, या 1-2 बार जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया वो 6 महीने 4 महीने में भी पास कर लेते हैं प्रीलिम्स। तो मेंस के तैयारी से स्टार्ट करना। अब मेंस की तैयारी जब भी कोई विद्यार्थी शुरू करता है, ठीक, तो यहां पर भी मैं ये कहूँगा लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है कि मतलब मैंने कह दिया कि असीमित रिवीजन और सीमित स्रोत। जब आप अगर ये पद्धति अपनाओगे तो निश्चित रूप से आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक सिलेबस की कॉपी निकाल लो वेबसाइट से, UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी निकाल के उसको अपने स्टडी रूम में चिपकाओ, ठीक। सिलेबस बहुत हेल्प करेगा मेंस में। सिलेबस भी याद होने का, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। सिलेबस जब पढ़ोगे तो कीवर्ड जो सिलेबस के हैं, हमेशा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, बगैर सिलेबस के तैयारी आपकी बेकार है। नहीं मालूम हुआ जो आता नहीं वही पढ़ते रहे तो क्या होगा फिर, ठीक है। सबसे पहला काम वर्क, फर्स्ट वर्क क्या होगा, जो फर्स्ट वर्क है वो आप फॉर एग्जाम्पल आप 2024 का UPPCS का मेंस देना है आपको। आपके पास में 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019, 5 साल, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इनके सबके मॉडल आंसर अब मॉडल आंसर कहोगे सर कहाँ मिलेगा? मॉडल आंसर आपको किसी भी संस्थान में मिल जाएगा,
क्योंकि जब पेपर जब होता है तो मॉडल आंसर बहुत सारे कोचिंग वाले निकालते भी हैं। और इसका खासकर आप अपने आप से प्रयत्न करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेमवर्क, इनके फ्रेमवर्क किए हुए मॉडल आंसर आपके पास होने चाहिए। इतना काम करना है। एक बार देखिए, समझिए मॉडल आंसर से क्या क्या उनकी डिमांड है, क्या क्या कोचिंग से लोग एनालिसिस करके बना रहे हैं मॉडल आंसर, फिर आपकी तैयारी शुरू होगी यहाँ से। इतना ये आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ये आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये नहीं याद करोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगी ये बात मेरी, हाँ या ना? अब देखो यार, मेंस में बहुत ध्यान समझिएगा। हिंदी है, एस्से है, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, GS 5 और GS 6। तो कितने पेपर हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6 और 2 8। अभी जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें ये दोनों में कोई रिवाइज नहीं हुआ है, ये सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सब मॉडिफाई हो गया सिलेबस। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो विद्यार्थियों को मटेरियल नहीं मिल रहा है मार्केट में। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा, सिलेबस चिपकाओ, उसके कीवर्ड देखो। गूगल से सहारा आपको लेना पड़ेगा, गूगल बाबा से सहारा लीजिए कीवर्ड से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आ गया, पूछ दिया गया इंटीग्रिटी के बारे में। वो जब भी एक चीज़ याद रखें, जब भी सिलेबस चेंज होता है तो क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, कभी भी फंसाने की कोशिश कमीशन नहीं करता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, कभी भी आपको फंसाने की कोशिश नहीं की जाएगी, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो ये 150 नंबर का हो गया, ये भी आपका 150 नंबर का हो गया, ये आपके 200, ये भी आपका 200, ये भी आपका 200, ये भी आपका 200, ये भी आपका 200 और ये भी आपका 200। ठीक है ना? याद रहेगा। और नंबर सबके जुड़ गए हैं, यहां पर कोई क्वालिफाइंग नहीं है। ये यूपीएससी की तरह नहीं है, एक अंग्रेजी अलग से 9 पेपर हो जाते हैं ना वहां पर, तो एक यूपीएससी में अलग से हो गया इंग्लिश क्वालिफाइंग वाला, वो यहाँ पर नहीं सिस्टम है। सभी में आपको बढ़िया से बढ़िया अंक लाने। अब देखो यार, 1 बाय 1 समझते जाना है। हिंदी में प्रीवियस ईयर पीवाई जो क्वेश्चंस हैं, पीवाई यानी कि प्रीवियस ईयर के, वो आप सॉल्व करिएगा, बहुत हेल्प करेगी। साथ में मैं 2 किताबें आपको बताता हूँ। एक किताब में बताता हूँ हरदेव बहारी, और दूसरी किताब में बताता हूँ वासुदेव नंदन। बस 2 ही किताब। पत्र वत्र तार वार ये सब आपको, अर्धशासकीय, शासकीय, तार, ये सब आपको, प्रारूप ये सब मिल जाएगा इन दोनों किताबों में। कोई मार्केट से बेफजूल का कोई आ गया कोई, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है यार। मैं हमेशा अवॉइड करवाता हूँ विद्यार्थियों को। ये उन लोगों के लिए होता है कि एक बार आप गए मार्केट में, खड़े खड़े देख लिया तो ठीक है, समझ में आ गया, वही चीज़ इसमें है, क्यों बेकार में। वक्त आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वक्त जाया करोगे, आओगे जाओगे दुकान पे, पैसा भी जाया करोगे, पढ़ोगे तो वक्त जाया होगा, इसकी जो डिमांड है वो छूट जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको, ये पॉइंट ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और एस्से में देखो यार, भाषा शैली होती है, लेखन शैली है, तो
तो ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा कि आपको कौन सी किताब उताब कुछ नहीं इसके लिए पढ़ो। इसके लिए जो अखबार के संपादकीय वाले पेज हैं, संपादकीय, वो ज़रूर पढ़िए। और मार्केट से एक पतली से पतली ऐसे के मॉडल, ऐसे जो है वो कैसा ऐसे होना चाहिए, उसकी एक पतली से पतली किताब ले लो आप लोग, तो उससे समझ में आ जाएगा ऐसे की ये डिमांड होती है। एक बार मुझे याद है मैंने उस साल यूपीएससी का शायद यूपीएससी का इमेज था, आया था एक आया था इससे ग्लोबलाइजेशन वर्सेस ग्लोबलिज्म। हाँ, बहुत बढ़िया था कि वैश्वीकरण वैश्विकवाद, इस तरीके से लिख के आया था। तो उसमें दोनों एस्पेक्ट लिखने थे यार, तो उसमें बड़ा बढ़िया ऐसे था वो। तो इस तरीके के जब भी कोई करंट का मुद्दा चलता है तो इससे वहाँ से ज़रूर आता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी, जैसे करंट में कोई मामला चल रहा है, राजनीति का है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, कवि का है कोई, तो वहाँ से इससे आपके ज़रूर पूछेंगे। करंट वाले इससे जो हैं वो ज़रूर पढ़िएगा। अखबार का संपादकीय पेज पढ़िए और कोई पतली सी किताब ले लीजिए मार्केट से जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब GS 1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मस्त है ये, आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर जब भी विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है पहले में, तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यार इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं आर्ट एंड कल्चर में, एंशिएंट का है, मेडाइवल का है, ये आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा। एक किताब चलती है, आपने देखा होगा, हबीब निजामी की किताब, बहुत बढ़िया किताब है, पतली सी किताब है। अगर आप उसको पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ो, और बाकी अपने कोचिंग के नोट्स वगैरह है उससे आप पढ़ सकते हो आर्ट कल्चर वाला पार्ट, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है, क्योंकि इसमें इतिहास इसमें पूछा जाता है फर्स्ट में ही, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, और प्लस अपना नोट्स, और प्लस आंसर राइटिंग मस्ट है। जितना आंसर राइटिंग करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। सभी में मैं ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन कभी कभार एक आ गया, 1-2 तो आ जाता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप जो है वो अपना केवल नोट्स ही पढ़िएगा। मैं कोई मोटी किताब आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। क्लियर है। इसमें जियोग्राफी वाला पार्ट भी आता है, तो जियोग्राफी जो है उसके लिए अगर हम बात करें ज्योग्राफी के लिए, तो देखिए बहुत सारी किताबें हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा। उसमें NCERT ज़रूर पढ़िए, अलका गौतम की किताब से कुछ बढ़िया टॉपिक हैं, पढ़ सकते हो। और उसके बाद में चतुर्भुज ममोरिया की किताब से कुछ बढ़िया टॉपिक हैं, पढ़ सकते हो। और माजिद हुसैन साहब की जो कुछ किताबें, जो पार्ट 1 उनका है भारत के भूगोल वाला, जो वो वहाँ से आप बढ़िया पढ़ सकते हो। तो ये बुक्स जो हैं आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पर महस वर्णवाल वाली किताब को थोड़ा सा मत मेंस वाले में ज़्यादा लगे, क्योंकि उसमें फैक्चुअल ज़्यादा आपको मिलेगा, है ना। वो यहाँ पर आपके उत्तर जब लिखोगे तो फैक्ट दीजिए, ऐसा नहीं केवल फैक्चुअल उत्तर नहीं होना चाहिए। हमेशा आपने कोई फैक्ट दिया उसको नीचे एनालिसिस भी होना ज़रूरी होता है मेंस आंसर राइटिंग में। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि अप्रोच, जो मेंस की अप्रोच किताब है अप्रोचेबल, वो किताबें आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, तो ये आपको हेल्प करेगी। तो ये तो GS 1 की बातचीत मैंने कर दी, आपसे याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा भाई। अब आ जाते हैं हम लोग GS 2 में। ये पॉलिटी वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका। पॉलिटी में तो देखो यार, लक्ष्मीकांत किताब रामबाण है, लक्ष्मीकांत, और प्लस आपका वेयर एक्ट बहुत हेल्प करेगा आपको, और प्लस कोचिंग का नोट्स आपके, और उत्तर लिखने का अभ्यास जरूर करिए। मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। पॉलिटी एक पार्ट आता है इसमें GS 2 में, IR आएगा और गवर्नेंस आएगा, 3 पार्ट। यानी पॉलिटी हो गया प्योर,
गवर्नेंस हो गया और आईआर हो गया। ठीक है, आईआर के लिए टोटल करंट अफेयर्स से रिलेटेड, अब रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, उसमें नाटो की भूमिका क्या है, उसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, या उसमें आपके यूरोपियन कंट्रीज़ की क्या भूमिका है, उसमें आपका चीन की क्या भूमिका है, भारत की क्या भूमिका है। इस तरीके से आईआर के ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना है। तो यानी कि करंट के मुद्दे और प्लस अपनी कोचिंग के जो भी नोट्स हैं आईआर के, आईआर में भी यही आपको करना है। ये जीएस 2 को लेकर के आपकी हमने बातचीत कर ली है। ठीक है, अब जीएस 3 को लेकर के बातचीत करें। अब जीएस 3 की जब हम बातचीत करते हैं तो जीएस 3 में इकोनॉमिक्स का पार्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में कहेंगे, इकोनॉमी में खासकर 11th और 12th इनकी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब इनके देखना, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा लिखने में दिक्कत होगी। हमेशा करंट इकोनॉमिक्स जो है, करंट अफेयर्स जो है इकोनॉमिक्स का, वहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। ठीक है, याद रहेगा भाई आप लोगों को। दूसरा पार्ट है इसमें इन्वायरमेंट। इसमें भी रहेगा, प्लस शंकर की किताब जो आती है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी इसमें। तो मैंने खुद देखा, बड़ी ज़बरदस्त किताब उन्होंने बनाई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है उसमें वो आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो है पार्ट, ये आपको कवर कहाँ से करना है, याद रखना है। ये मार्केट में इन सबके नोट्स आपको मिलेंगे नहीं, बड़े कम मात्रा में मिलेंगे। आपको गूगल से खुद न खुद एफर्ट करना पड़ेगा। जब आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा उत्तर लिखोगे। मैं हमेशा कहता हूँ करंट अफेयर्स और प्लस कोई एक नोट्स ले आओ यार मार्केट से। आपकी कोचिंग मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई एक्सपर्ट बड़ी कोचिंग का ले आओ तो आपको हेल्प करेगा। इससे आपको एक दिशा मिल जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ भी करंट अफेयर्स और आपके नोट्स हेल्प करेंगे, ये आपको याद रखना है। और एक और जीएस 3 में पार्ट आ जाता है साइंस एंड टेक। ये करंट अफेयर्स में अगर कोई टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ आई है तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, याद रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई। ये तो हम लोगों ने जीएस 3 को लेकर के चर्चा कर ली। ठीक है, अब जीएस 4, ठीक है। अब ये केस स्टडी वाला जो मामला है, ये यहाँ से पूछा जाता है। इसी में केस स्टडी, ये सबसे ज़्यादा 4, 5, 6 जो हैं, इसमें विद्यार्थियों सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। जैसे वो लेक्सिकॉन की जो किताब आ रही है वो आप ले सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी केस स्टडी वगैरह के लिए। ठीक है, और बाकी आप करंट अफेयर्स हैं और ख़ासकर इनके जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम से कीवर्ड सर्च करें, गूगल हेल्प करेगा। गूगल जब आप हेल्प करेंगे, बहुत सारे लोगों के आर्टिकल्स वगैरह हैं, आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे जीएस 5 और 6। जीएस 5 और 6, इसका मार्केट में ना के बराबर मटेरियल आपको मिलेगा भी तो बहुत अच्छा नहीं, किसी ने कहीं से कॉपी करके क्रॉप करके कैसे घुमा फिरा के मार्केट में दे दिया है, याद रखना है। और इसके लिए भी सामने आपके पाठ्यक्रम होना चाहिए। यहाँ पर भी
पाठ्यक्रम से कीवर्ड को सर्च करें गूगल से तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो ये हमने आपको मेंस का पूरा सोर्स भी डिस्कस किया आज की क्लास में, प्रीलिम्स के भी डिस्कस किए। देखो यार, आसान तो नहीं, आपको लग रहा होगा सर बहुत लंबी तैयारी, कुछ लोग जो तैयारी कर रहे होंगे बड़ा डिमोटिवेट भी हो गए होंगे, और कुछ लोग जो बड़े दिग्गज हैं मोटिवेट भी होंगे कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो आई कैन डू इट बहुत अच्छी बात है। और जो लोग थोड़े से लग रहा है कि यार बड़ा कठिन है ये ISPCS बनना, तो कठिन कुछ नहीं होता है, आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। अब होता क्या है कि लगभग 70% लोग जब तैयारी कोई बच्चा शुरू करता है ISPCS की, तो 70% जो विद्यार्थी होते हैं वो प्रीलिम्स ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रीलिम्स की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, मेंस को उतना जो वेटेज देते ही नहीं। जब देते नहीं है तो वहाँ पर उनको समस्या हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स तो उनका निकल जाता है, फिर मेंस के लिए समय मिला है 89-90 दिन का, तो वो कैसे कर पाएंगे सब कुछ, तो हाथ पैर फूल जाएंगे। तो मैंने खुद देखा है कि फर्स्ट मीटिंग में तो सीट पे कोई था, सेकंड मीटिंग में सेकंड पेपर में गायब हो गया, क्योंकि वो समझ गया यार मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ, तो फ़ायदा क्या है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा उसको। तो मेंस की तैयारी से शुरुआत करिए, पाठ्यक्रम के कीवर्ड से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर। मैं आपको ये भी बता दूंगा कैसे पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन, कोई भी पेपर सेटर जो है वो वहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और ख़ासकर निबंध अच्छा कैसे लिखें, हिंदी में कैसे हम 150 में 125, 28, 27 मैंने मार्क्स तक देखे हैं। एक मेरे साथ मिश्रा जी थे, उनके 129 मार्क्स भी आए थे तो हिंदी में। तो ऐसा भी होता है। और आपकी मुलाकात भी मैं अभी बहुत जल्दी एक SDM विद्यार्थी से कराने वाला हूँ, जो बहुत दिग्गज हैं, और वो भी एजुकेशन फील्ड से वो लंबे समय से पढ़ा भी रहे थे, और उनका इसी साल SDM पद पर चयन हुआ है। तो उनसे मैं, हमारे मित्र भी हैं, तो उनसे मैं मुलाकात भी आपके कराऊंगा कि कैसे 3 बार स्टेप बाय स्टेप तहसीलदार से SDM बनना, तहसीलदार नायब तहसीलदार से फिर 3 साल बाद एग्ज़ाम दिया, फिर SDM बने। तो ये एक बड़ा चैलेंज ज़रूर होता है, लेकिन जो रणनीतिबद्ध तरीके से और क्रमवार तैयारी करता है ना, सिलेक्शन उसी का होता है। बस अधिक पढ़ने से बचें, ज़्यादा रिवीजन करें, स्रोत सीमित रखिए, ऑथेंटिक रखिए, और रिवीजन असीमित रखिए। स्रोत सीमित, रिवीजन असीमित। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के हम यहाँ पर विराम लेते हैं। अगला जो वीडियो मैं आपके साथ साझा करूँगा वो RO ARO एग्ज़ाम की पूरी रणनीति, और एक हिंदी का क्लास में रेगुलर तरीके से अब आप लोगों के लिए RO ARO एग्ज़ाम को लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, हम लोग विराम लेते हैं। थैंक यू एवरीवन। सेशन अगर मेरा अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग शेयर करना, अधिक से अधिक लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो कीजिएगा। मेरा नाम है पूरा आलोक कुमार वाजपेयी। तो अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आप जाइए। अनअकैडमी लर्नर ऐप अगर नहीं डाउनलोड है तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर मुझे अपनी कैटेगरी है, UPPSC कैटेगरी है, उसको सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पर मेरा नाम सर्च करोगे आलोक कुमार वाजपेयी, वहाँ पर लिख के आएगा फॉलो। तो फॉलो पर जब आप क्लिक कर दोगे तो फॉलोइंग लिख के आ जाएगा, इट मीन्स आपने मुझे फॉलो कर लिया। फिर मेरी जो भी क्लास होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। यूट्यूब पर मेरे साथ आप लोग APSC संकल्प ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। मेरी रेगुलर क्लासेस शाम को 7 बजे और रात में 9 बजे हो रही हैं, उनको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।